माना तुम चले गए इस जहां से उस जहां में, माना तुम चले गए इस जहां से उस जहां में, जहां से लौट कर कोई आता नहीं। फिर भी महसूस करती हूँ तुम्हारे स्पर्श को वर्षा की रिमझिम फुहार में, पहचानती हूँ तुम्हारी गंध को बासंती बयार में। माना तुम्हारा अस्तित्व है विलीन उस शून्य में जो मेरे आसपास है फैला, और शायद इसीलिए एकाकीपन का एहसास और मुखर हो उठा। मेरा नाम कुसुम चौधरी है। बेसिकली हम एक विलेज बैकग्राउंड से हैं, लेकिन मैं जब 3 साल की थी मेरे पापा देहरादून में ही सेटल हो गए थे और वहीं पर मेरी सारी एजुकेशन हुई। लेकिन एजुकेशन ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड किया और नेशनल स्कॉलरशिप मैंने 10th के बाद में मुझे मिला, जिससे मेरी आगे की फर्दर एजुकेशन में बहुत हेल्प हुई। एमए पार्ट 1 करते ही मेरी शादी की मेरी मम्मी को बहुत जल्दी रहती थी कि शादी कर दी जाए। लड़की ने ग्रेजुएशन कर लिया, हमारे टाइम में ऐसा होता था कि शादी कर दो बस। तो मेरी इच्छा थी कि मैं एमए करूं, पीएचडी करूं और यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करूं, लेकिन वो सब नहीं हो पाया। और जब मेरी शादी हुई, बड़ौत एक डिस्ट्रिक्ट कस्बा था मेरठ के अंदर, मेरे हस्बैंड हरियाणा गवर्नमेंट में वेटनरी सर्जन थे, तो उनकी पोस्टिंग अधिकतर विलेजेस में ही होती थी। वहाँ पर कोई मेरे लिए स्कोप नहीं था कि मैं आगे अपनी फर्दर एजुकेशन पूरी करूँ या आगे अपना जो मेरा ड्रीम था उसको परस्यू करूँ। और शादी के 1.5 साल बाद ही मेरी बेटी हुई, उसके 1 साल बाद ही जस्ट बेटा हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा बस हो गई अब पीएचडी तुम्हारी, अब इन बच्चों को संभालो। तो मैं बच्चों में ही, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चों का ही ध्यान रखना पड़ता है, मैं टोटली घर में ही उन्हीं को संभालती थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन लें। उनके लिए मेरे को फिर मैंने दोबारा से अपना प्राइवेट एमए पॉलिटिकल साइंस पूरा किया, उसके बाद एमए हिस्ट्री किया। और जब बच्चे स्कूल गोइंग हो गए तो महेंद्रगढ़ हम लोग थे, वो बड़ा बैकवर्ड सा इलाका था, वहाँ कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। और इस बात की मुझे बहुत टेंशन रहती थी कि मेरे बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में ऐसे गांव में पढ़ेंगे। और उसके लिए मैंने एक ही रास्ता सोचा कि कुछ भी करूं, लेकिन मैंने जॉब करनी है। जब मैं यहाँ से निकलूँगी जॉब करने के लिए, दिल्ली जाऊँगी, तो मेरे बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। और मैंने अपनी ससुराल वालों के सब के अगेंस्ट जाके, अपने हस्बैंड की इच्छा के विरुद्ध जाके मैंने अप्लाई किया और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, क्योंकि मेरी मेरिट थ्रू आउट बहुत अच्छी थी, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और नाराज़गी भी मैंने बहुत झेली अपने घर वालों की, लेकिन सिर्फ बच्चों की वजह से मैंने जॉब की। और जॉब मैंने 1990 में की और 94 में ही मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। तब तक हम एक ड्राइंग रूम और एक बेडरूम 2 कमरे के किराए के घर में ही रहते थे। एक प्लॉट हमने लिया था बहादुरगढ़ में सेक्टर 6 में 250 गज का, तो उसमें हमने बनाना शुरू करना था। उससे पहले ही जैसे दिसंबर में शुरू करना था, तो वो दिसंबर की शुरुआत में ही उनको लीवर कैंसर हुआ हेपेटाइटिस बी की वजह से, और वो चले गए। ये मैंने 3 साल पहले घर बनाया है, इसमें 1 भी रुपया मेरे मायके या मेरे ससुराल का नहीं लगा हुआ। ये टोटली भगवान की जो मर्जी थी, भगवान की जो मुझे हिम्मत दी हुई थी, उसकी वजह से हुआ। वहाँ मैंने 250 गज में अपना घर बनाया। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने फिर लोन लेके डबल स्टोरी बना लिया बेटी की शादी से पहले, और उसको फिर सेल करके मैंने यहाँ पे एक छोटे 200 गज में 2 फ्लोर लिए। फिर उसको सेल करके मैंने एक प्लॉट लिया था 98 में, मुझे एरियर मिला था, वो प्लॉट देहरादून में लिया था, वो मेरा 80 लाख का बिक गया वो। और एक फ्लोर बेच के मैंने ये प्लॉट लिया 360 यार्ड का। उसके बाद अब पैसा तो थे नहीं, अब ये करते क्या करें, तो फिर बिल्डर से बनवाया, उसको 1 फ्लोर दिया, बाकी अपने पास रखे, कुछ पैसा दिया, रिटायरमेंट का पैसा जो मिला था सब उसमें दिया। तो इस तरह से मैंने ये अपना घर बनाया। इसकी डिज़ाइनिंग खुद की, इसको मैं गार्डनिंग भी जैसे मैं करती हूँ, तो इसको अब मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। बेटा बड़ा हुआ तो वो आर्मी में कर्नल है अभी, बेटी की शादी हुई तो वो भी आर्मी ऑफिसर है, अभी वो भी कर्नल है। दोनों बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए। मैं 1990 में मेरी जॉब लगी थी दिल्ली में, स्कूल टीचर।
मैं पहले सोशल स्टडीज़ की टीजीटी थी, उसके बाद प्रमोशन भी हुआ। पॉलिटिकल साइंस में मेरा एमए था, पीजीटी पॉल साइंस। और इसमें मैं इतना इन्वॉल्व हो गई कि मैं जो मेरे अंदर क्लासिकल वो थी, मैं कथक थोड़ा मैंने सीखा था अपने कॉलेज टाइम में, और कल्चरल इंचार्ज भी रही हूँ अपने स्कूल टाइम में, तो वहाँ पर भी कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव थी अपने, जब मैं पढ़ रही थी ग्रेजुएशन के टाइम में। और इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन भी मैंने वहाँ पे गई हूँ, खूब ज्वाइन किया। अपने बच्चों को भी स्कूल में लड़कियों को तैयार कराना कल्चरल इवेंट्स के लिए, और टीचर्स को भी मैं तैयार करा के डांस और गाने के लिए दिल्ली में लेकर गई हूँ। तो हर जगह मेरी टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी सब प्राइज़ लेके आती थी, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। मेरी बेटी की शादी से 10 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं कार और ट्रक के बीच में इतना पोर्शन मेरा क्रश हो गया। हेड इंजरी थी बहुत ज़बरदस्त, और ये 55 स्टिचेस फेस पे आए। नोज़ तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, डेक्स्चर हिल गया था, मेरी रिब्स रप्चर हो गई थी। ये तो अभी भी फ्रैक्चर है, मैं प्रेस करूँ इसको, प्रेशर डालूँ तो यहाँ पे पेन होता है। ये तो लाइफ लॉन्ग ही रहेगा, डॉक्टर ने कहा इसमें कोई प्लास्टर तो चढ़ नहीं सकता, तो ये चलता है। लेकिन मेरे बच्चों ने कहा कि शादी नहीं करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, अगर चाहते हो कि मम्मी ठीक हो जाए तो ये शादी अभी करनी होगी। सब कुछ डिसाइड है, सब जगह दिया हुआ है पैसा, तो होने दो इसको, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। मैं ऑयल पेंटिंग करती हूँ, मुझे ड्राइंग का बचपन से शौक़ था। तो हस्बैंड की डेथ के बाद में मैंने ऑयल पेंटिंग, जो टाइम था अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, दिमाग इधर उधर ना जाए, रात को 12-1 बजे तक नींद नहीं आती थी, तो मैं ये काम करती रहती। कभी कविताएं लिख ली, कभी पेंटिंग कर लिया। हाँ, उसके बाद मैंने, जब मेरे बच्चे सेटल्ड हो गए, अपना दोनों, बेटी की भी शादी हो गई, बेटा भी आर्मी ऑफिसर बन गया, तो मैं अकेली हो गई। मम्मी मेरे साथ थी। 2013 में मम्मी वो भी चली गई। उसके बाद मैंने अपने कथक का डांस को दोबारा से शुरू किया, उसकी प्रैक्टिस करने लगी, गुरुजी को बुलाने लगी। मेरे पास हारमोनियम है, तबला है, तो थोड़ा सा उसको मैंने स्टार्ट किया। मेरे को डांस का बहुत शौक़ है। मेरे एक तरह से डांस और गाने को मैं सोचती हूँ वो मेडिटेशन का काम करता है मेरे लिए। ऐसा तो कभी किसी को भी सोचना नहीं चाहिए कि हम 60 के हो गए तो हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है, हम रिटायर हो गए हैं तो अब हमारे पास कुछ नहीं रहा करना। नहीं, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करो, ऐसे बच्चों को पढ़ाओ जिनका कोई भी नहीं है, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनको, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। कुछ ऐसे हैं वृद्धाश्रम हैं, उनको छोड़ जाते हैं वहाँ पे, उनका कोई भी नहीं होता है, उन लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। और अगर हम इस एज में आके हम इस तरह से अपने कुछ साथियों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको भी ये नहीं लगेगा कि उनका कोई नहीं है, उनको लगेगा कि कोई है हमारा। तो हफ्ते में ऐसे आसपास जो भी इस तरह के आश्रम हैं या अनाथ आश्रम हैं, उन बच्चों के पास जाएं, उनको हम मोरल एजुकेशन दे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो उनको नहीं मिलती है। सीनियर सागा की टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे इस काबिल समझा कि हाँ, मेरी इस स्टोरी से यंग जनरेशन को कुछ मोटिवेशन मिलेगा, कुछ हिम्मत मिलेगी, उनको कोई रास्ता दिखाई देगा। मैं उनको धन्यवाद बोलती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।